नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज 5। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। तो सबसे पहले खबर हमारी होगी बकरीद पर दोस्ती की कुर्बानी। साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ हुआ है और इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, यह हम आपको बताएंगे। गाजियाबाद का यह पूरा घटनाक्रम है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अगली खबर होगी आईजीआई पर स्काई कास्ट अपडेट मिलेगा फास्ट। क्या कुछ होने वाला है, कितना बड़ा ये इवेंट था और इससे जो हवाई सफर है आपकी हवाई यात्रा है, वो किस तरह से आसान और सुलभ होती हुई नजर आएगी, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी और अहम खबर होगी ईरान पर कौन भड़का, वॉर की वार्निंग। किसने ये वॉर की वार्निंग दी है और ट्रंप का अगला स्टेप क्या है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और हॉर्मुज को लेकर जो पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है उसमें क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, ये सब हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई एक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। और इलाका क्या, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इससे दहल चुका है। आरोप है कि 11वीं के छात्र सूर्या को उसके ही दोस्त ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर एक ऐसी खूनी साजिश को अंजाम दिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। परिवार का आरोप है कि पहले उसे बकरा हलाल दिखाने की बात कही गई, फिर विवाद हुआ और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। जान बचाने के लिए सूर्या करीब 200 मीटर तक भागता रहा, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गंभीर रूप से घायल सूर्या ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। पुलिस कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। सवाल है कि आखिर दोस्ती के नाम पर बुलाकर मौत का यह खेल क्यों खेला गया और क्या पुलिस इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी और मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ पाएगी। ये तमाम अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह की बात निकलकर सामने आई थी, ये कहा गया था कि उस सूर्या से कि बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईद पर सूर्या को चाकू से गोदा गया है। असद और साथियों पर आरोप है। पुलिस हिरासत में 5 आरोपी हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जो है वो फरार है और इलाके में हत्या से सनसनी मची हुई है। कुछ और अहम तथ्य आपके सामने रखते हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए। आपको बता दें कि बकरा हलाल होते देखा है में यूपी के गाजियाबाद जिले में ईद के दिन हत्या हुई है और खोड़ा की नवनीत विहार कॉलोनी में यह वारदात हुई है। ये आप देख सकते हैं, हम आपको तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है। 11वीं के छात्र सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बकरीद पर मिलने के लिए उसे इस बहाने से बुलाया था और असद जो मुख्य आरोपी है उसने बोला कि बकरा हलाल होते देखा है क्या। ये अपने आप में जब इस तरह की स्थितियां नजर आती है तो साफ तौर पर रहता है कि मंशा क्या थी। असद ने बोला आओ आज तुम्हें दिखाते हैं। दोस्त असद और उसके साथियों पर आरोप है कि जान बचाने के लिए 200 मीटर तक जो सूर्या है वो भागा। तो ऐसे में असद ने बोला था कि आओ आज तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरह से बकरा हलाल किया जाता है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सामने साफ तौर पर नजर आया कि किस तरह की जो रंजिश थी वो नजर आ रही थी। क्या कुछ इसके पीछे है उसकी लगातार जांच चल रही है और मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इलाज के दौरान आपको बता दें कि सूर्या ने दम तोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक वो भागा था। ऐसे में हिरासत में आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। मुख्य आरोपी जो असद है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है और ऐसे में पुलिस लगातार पूरी तहकीकात कर रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्यों इस तरह की स्थितियां लगातार बनती हुई नजर आई है, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इस तरह से घायल किया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई जब वो अस्पताल पर पहुंचा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही है, क्या साजिश थी और क्यों ऐसा किया गया है। लगातार जो स्थितियां हमेशा से रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे त्योहारों पर देखने को मिली है, लेकिन अब की बार भी जब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे क्या वजह रही है ये हम आपको बता रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम के पीछे की ये तस्वीरें किस तरह से उजागर कर रही हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से वहां पर उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसके बाद जो लगातार जो स्थितियां थी उसको वहां पर उस
जब सूर्या वहां से 200 मीटर तक भागा कि किस तरह से उसको घेराबंदी करके पकड़ा हुआ है। और आप देखिए जितने भी यहां पर जो गुनहगार थे उन्होंने इसको पकड़ा हुआ था और उसके बाद की जो स्थितियां थी वो साफ तौर पर दिखा रही थी कि आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ क्यों। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आसपास कई सारे लोग भी मौजूद थे, क्या उन्होंने रोकने की या बचाने की कोशिश नहीं की? ये तमाम अहम सवाल है जो लगातार इस पर पड़ताल की जा रही है पुलिस की तरफ से और लगातार इस पर जो जांच है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, तो ऐसे में पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, लेकिन जो पहली तस्वीर है वो तस्वीर है वो सीसीटीवी में कैद हुई जो हम आपको दिखा रहे थे। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इंसाफ की गुहार लगाती सूर्या की मां क्या कुछ कह रही है, वो सुनिए। बच्चा मेरा धोखे से बुलाया गया था, ठीक है, जिसने असद नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके घर से, ताकि आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मुझे सर इंसाफ चाहिए। सुना आपने कि मां का क्या कहना है, किस तरह से इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। इस पर और भी अलग अलग रिएक्शंस जो है निकलकर सामने आए हैं। आइए आपको एसीपी अभिषेक का भी रिएक्शन सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अभिषेक श्रीवास्तव ने, क्योंकि अभी उनके हिरासत में 5 आरोपी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो प्रशासनिक अमला इस पर लगातार जो जांच है वो करता हुआ नजर आ रहा है। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो सजगता के साथ आगे बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ उसमें हुआ है, आइए ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने आई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ में क्या सामने आया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले में 3 की अरेस्टिंग हो चुकी है और 2 से लगातार पूछताछ जारी है। गाजियाबाद पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 28 तारीख शाम को करीब दोपहर में करीब 3:30 बजे के आसपास की घटना है और हमने मृतक की मां को भी सुना है। इसका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे को जो सूर्य चौहान है जिसकी मौत हुई है उसको दोपहर में ईद मिलन के लिए बुलाया जाता है, बहला फुसलाकर उसको बुलाया जाता है और वहां पर जब वो पहुंचता है अपने दोस्त के पास तो उसके ऊपर चाकुओं से कई वार किए जाते हैं। तो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ईद के दिन बकरे की कुर्बानी होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्त की कुर्बानी दे दी गई, दोस्ती की कुर्बानी दे दी गई। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें बाकी जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उनकी भी लगातार तलाश जारी है। अभी फिलहाल 5 को हिरासत में लिया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल फरार है, उसकी तलाश जारी है। उम्मीद है कि आज शाम तक एक बड़ी अपडेट मिलेगी और सभी आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया ऐसे में जाएगा। दिव्यांशु, एक सवाल ये आता है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था वहां पर आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, क्या उनमें से किसी ने मदद देने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की? और इसके अलावा जब ये सब कुछ हो गया, पूरा घटनाक्रम हो गया, तो वहां आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह रही थी और किस तरह से इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक न्यायिक जांच जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वो कहां तक पहुंची? क्या उनके तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आया? दिव्यांशु, देखिए अक्सर हम देखते हैं इस तरह का जब मर्डर होता है, इस तरह का जो कृत्य होता है, कोई भी क्राइम होता है तो आसपास जो लोग होते हैं वो तमाशबीन बन के जो है वो खड़े रहते हैं। 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण ये होता है कि इंसान डर जाता है, क्योंकि अगर कोई किसी के ऊपर चाकुओं से अगर वार कर रहा है तो अगर उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपके ऊपर हमला हो सकता है। ये डर लोगों के दिल और दिमाग में रहता है।
इसलिए लोग जो है बचते हुए नजर आते हैं। इस पूरे प्रकरण की बात करें तो वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कुछ लड़के हैं जो कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, वो इसी तरीके से इलाके में घूमते हैं और अपनी दहशत फैलाते हैं। और जब वो सूर्य के ऊपर लगातार चाकुओं से वार कर रहे थे तो किसी ने के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर सूर्य को जो है बचा पाते। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सूर्य के ऊपर चाकुओं से कई वार किए गए, जिसके बाद उसकी मां और उसका जो भाई है वो मौके पर पहुंचता है और लहूलुहान हालत में सूर्य को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और करीब 24 घंटे तक जो सूर्य है वो अस्पताल में तड़पता रहा, उसका इलाज चलता रहा और 29 तारीख दोपहर करीब 12 बजे के आसपास उसने जो है पेटेस अस्पताल में दम तोड़ दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इलाके में काफी सनसनी है, लोगों के बीच में डर का माहौल है और यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस ने वहां पर बड़ी संख्या में जो फोर्स है उसको तैनात किया है। न केवल गाजियाबाद पुलिस के जवान बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी वहां पर तैनात किए गए हैं कि किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो और ये जो घटना हुई है उससे लोगों में जो है जिससे के कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। लेकिन फिलहाल जांच जारी है, उम्मीद है कि आज शाम तक बड़ा अपडेट इसमें मिल सकता है। कितनी गिरफ्तारियां होंगी ये पुलिस जो है आज शाम तक जो है बताती हुई नजर आएगी। ऐसे में फरार आरोपी के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाई है पुलिस? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक जो 5 लोगों की हिरासत में लिया है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मीडिया से साझा नहीं कर रही है। जिस तरह से हमने एसीबी इंद्रापुरम को भी सुना था, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने 5 को जो है पकड़ा है, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो चुकी है, 2 को जो है 2 से पूछताछ जारी है। उनकी इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है ये जानने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 5 के जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी जो चैट्स है उनको पुलिस ने रिकवर किया है। उनको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जब ये घटना हुई उससे ठीक पहले तमाम जो आरोपी हैं वो किस किस के संपर्क में थे, क्योंकि पुलिस को इस बात का भी शक है कि ये जो पूरा मर्डर है वो प्री प्लान भी हो सकता है। तो क्या इसकी साजिश पहले से तो रची नहीं गई थी, ये भी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा इलाके में करीब 50 ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको पुलिस ने जो है उसकी जो फुटेज है उसको जब्त किया है। उन तमाम फुटेजेस में एक एक शख्स की पहचान की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो कि इन तमाम जो लड़के हैं जिनका इस पूरे मर्डर केस में नाम सामने आए हैं उनसे वो संपर्क रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के तमाम लड़के हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे हम पहचान कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना में कितने लड़के इन्वॉल्व हैं उनकी जो है पहचान हो चुकी है। उसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनकी लोकेशन से लेकर उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको भी ट्रैक किया जा रहा है कि किसी तरीके से क्लू मिले। ठीक है, जितने सभी जो आरोपी लड़के हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवांशु। उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसको भी पकड़ा जाए और उसके बाद जो सख्त से सख्त कार्रवाइयां हैं वो होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। एविएशन सेक्टर से ये जुड़ी हुई खबर है। अगर आप हवाई जहाज से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि एक सवाल कि क्या अब कोहरा, टर्बुलेंस और अचानक बदलता मौसम हवाई उड़ानों की राह में पहले जैसी बड़ी बाधा नहीं बन पाएगा। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि भारत ने एविएशन सुरक्षा और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक स्काईकास्ट प्रणाली लॉन्च कर दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हाईटेक सिस्टम का शुभारंभ किया, जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रबंधन को रियल टाइम मौसम संबंधी जानकारी देने के साथ साथ संभावित जोखिमों का 3 घंटे पहले अलर्ट भी देगा। उन्नत सेंसरों और सटीक पूर्वानुमान तकनीक से लैस ये प्रणाली कोहरे, टर्बुलेंस और अन्य मौसमीय चुनौतियों पर नजर रखेगी, जिससे उड़ानों में देरी, डायवर्जन और कैंसिलेशन कम होने की उम्मीद है। 2015 में शुरू हुई रिसर्च का ये नतीजा भारत को इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। ऐसे में ये तो साफ है कि स्काईकास्ट आने वाले समय में भारतीय विमानन क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षा तथा भरोसेमंद उड़ान अनुभव भी दे पाएगा, जिससे लोगों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर देखें तो स्काईकास्ट बहुत बड़े फायदे यहां पर पहुंचाता हुआ लोगों को नजर आएगा, क्योंकि लगातार जो मौजूदा स्थितियां हैं वो अपने आप में दिखा रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि इसके जो फायदे हैं, क्योंकि एविएशन को साफ तौर पर बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा, उड़ानें ज्यादा सुरक्षित नजर आएंगी, फ्लाइट्स में देरी अब कम होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में यह मददगार साबित होगा, यात्रियों को अब पहले से ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी। तमाम जो दिक्कतें पहले यात्रियों को होती थी वो अब
नहीं होंगी, क्योंकि पहले के जो समय में जो लगातार स्थितियां होती थी, मौसम जब बदलता था तो उसके साथ इस तरह की परेशानियां जो थी उससे दो चार होना पड़ता था और जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल होती हुई नजर आती थी या डिले होती हुई नजर आती थी, जो कि अब नहीं होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है और बड़ा स्टेप सरकार द्वारा उठाया जा रहा है एविएशन सेक्टर को लेकर कि लोगों का जो सफर है वो आरामदायक बनता हुआ नजर आए। इसके अलावा अब मौसम जो है वो उड़ान नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि उड़ानों का सुरक्षा कवच आईजीआई पर स्काई कास्ट लॉन्च कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। जेवर अब अगला हाईटेक हब बनेगा। जेवर को देखते हुए जैसा लग रहा था कि लगातार जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर उसको देखा जा रहा था, बड़े लेवल पर उसको बनाया गया है। तो ऐसे में अब ये सब चीजें भी उसके साथ जोड़ी जा रही हैं कि जिससे जो सफर है वो लोगों का बहुत आरामदायक हो पाए। कोहरे और टर्बुलेंस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी और पायलटों को सीधे अब जो फायदा है वो मिलते हुए नजर आएगा और 3 घंटे पहले अलर्ट जो है वो मिलेगा। तो ये तमाम अलग अलग जो उपलब्धियां ये इससे मिलती हुई नजर आएंगी और ये साफ तौर पर दिखेगा, जिससे बड़ा फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि 3 घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा, इसलिए लोग पहले से सचेत हो जाएंगे। मौसम संबंधी जो जोखिम है वो पहले से कम होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के प्रदूषण पर भी जो नजर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लगातार साफ तौर पर नजर आता है। और क्या कुछ इसका कमाल है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया और ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा लगातार लोगों को जो फायदा है वो इससे मिलता हुआ नजर आएगा। जेवर इसका हाईटेक हब बनेगा और जिस तरह से लगातार जो काम किया जा रहा है वो एयरपोर्ट पर हाईटेक जो निगरानी है वो भी रखी जाएगी। कोहरे और टर्बुलेंस पर जो असर है इसका वो साफ तौर पर देखेंगे और पायलटों को अब लाइव वेदर का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे जो सफर है वो तो आसान होगा ही। इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी नजर रखी जाएगी और 3 घंटे पहले अलर्ट मिल जाएगा, जिससे काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और लोगों का जो सफर है वो आरामदायक होता हुआ नजर आएगा। तो स्काई कास्ट का ये जो कमाल है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरह की स्थितियां होती हैं और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इस तरह की स्थितियां सबसे ज्यादा होती हैं, वहां पर इसका सीधा फायदा जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ इतना हाईटेक होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि लगातार सरकार जो है इस पर पहले से नीतिगत तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी। तो नीतियां बनी, उसके बाद रणनीतियां बनी, उसके बाद जो आज का दौर है वो लगातार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही इसको प्लान किया गया और प्लान के जरिए ही यहां तक पहुंचाया गया। क्या कुछ खास और है? एयरपोर्ट्स पर हाईटेक निगरानी होगी, 3 किलोमीटर तक आसमान पर यह नजर आएगा। उन्नत सेंसरों से इसकी निगरानी होगी और कम होंगे डायवर्जन और कैंसिलेशन, क्योंकि पहले यह सब बहुत देखने को मिलता था, फ्लाइट का डायवर्जन होता था, कैंसिलेशन भी होता था, वो सब नहीं होगा। टेक ऑफ और लैंडिंग अब पहले से ज्यादा सुरक्षित मानी जाएगी। 2015 की ये रिसर्च थी, 2026 की क्रांति साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है और इस पर लगातार काम किया जा रहा था। आप समझिए कि बीते 1 दशक में कितना काम किया गया, तब एविएशन सेक्टर को इतना बड़ा जो इसका जो एक रिजल्ट है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो लगातार भारत को नई दिशा और हाईटेक बनाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर लगातार जो हम देख रहे हैं कि उस पर लगातार जो अलग अलग अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो इसी खबर से आगे के और जो पॉइंट्स हैं उनसे रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्काई कास्ट को लेकर कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का जो नया दौर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीते एक दशक में इस पर काम किया गया। तो आज जो आपका सफर है वो आसान बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब स्काई कास्ट के जरिए साफ तौर पर मौसम से पहले ही अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वहां पर आपको पहले ही अलर्ट भेजा जाएगा। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस का ही रुख करते हैं। तापस, साफ तौर पर बीते एक दशक में इस पर काम किया गया, आज रिजल्ट सबके सामने हैं। ऐसे में कितना बड़ा ये बदलाव लेकर आएगा इस व्यवस्था को जो एविएशन सेक्टर को पूरी तरीके से बदल सकती है और लोगों के सफर को आरामदायक बना सकती है? तापस, इसमें कोई दो राय नहीं गौरव की जिस ये पहला इस तरीके का सिस्टम है जहां पे पल पल की जानकारी है सिस्टम में आएगी एआई की मदद से, और इसके साथ साथ जो अलग अलग सिस्टम एक साथ चल रहे हैं वो जो सिस्टम है वो एक साथ जब काम करेंगे तो आपको आप समझ सकते हैं 15 मिनट 5 से 10 मिनट के अंदर आपको प्रोफाइलिंग मिलती रहेगी कि क्या इस वक्त हवा का रुख है, कितना बारिश हो सकता है या कितनी हवा तेज हो सकती है, कहां से आ सकती है, ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पे दिक्कत हो रही थी कि जो रनवे है वो रनवे एक पर्टिकुलर साइड में था, तो वहां से जब लैंडिंग हो रही थी तो उस लैंडिंग के समय प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हवा का रुख जो था वो दूसरी तरफ था। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये स्काईकास्ट का जब ये प्रयोग शुरू हो जाएगा तो इससे दो चीजें ठीक होगी। कि जो बारिश या कोहरा या इस तरह के एडवर्स वेदर होते हैं उनका पता बहुत जल्दी लग पाएगा। करीब करीब आप समझ सकते हैं रियल टाइम में इसका पता लग सकता है। दूसरी अहम चीज है कि कहां से हवा की गति आ रही, ईस्टर्ली विंड है या वेस्टर्ली विंड है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये देश का पहला इस तरह का स्काई नेट है और स्काई कास्ट एक तरीके से समझाता है कि नाव कास्ट की तरह है। नाव कास्ट यानी जो हमारे यहाँ पे डॉपलर रडार जो लगा के रखे हैं आईएमडी के वेदर साइंटिस्ट ने, उससे लगातार जो नावकास्ट से इंफॉर्मेशन आती है कि आपके मोहल्ले में, आपके गली में कहां पे बारिश हो सकती है, एकदम बहुत ही सटीक तरीके का वो एक तरीके का स्काई कास्ट आपको प्रदान करेगा। और जैसे मैंने कहा कि 3-4 सिस्टम है एक साथ काम करेंगे, वो उसको इंटीग्रेट करेगा एआई की मदद से और आपको बिल्कुल तापस, ये सब तमाम ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो लगातार काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी उनको और ज्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है। इसीलिए ये स्वरूप जो है वो लोगों के लिए रखा गया है कि एविएशन सेक्टर भी लगातार आगे बढ़ता रहे और लोगों को जो सुविधा है वो पहुंचाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा हालातों को देखें तो पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन तस्वीर अब भी साफ नहीं है। इस बीच सिंगापुर में आयोजित शंग्री-ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई की पूरी क्षमता और विकल्प मौजूद है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि समझौते के लिए कुछ अहम शर्तों पर सहमति बन रही है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बातचीत की मेज पर कोई रास्ता निकलेगा या फिर कूटनीति की यह कोशिश एक बार फिर युद्ध के खतरे में बदल सकती है? आखिर डील होगी या दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या होगा आगे, इसके तथ्यों पर आइए एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर आगे हमले किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, और यह साफ तौर पर नजर आएगा क्योंकि अमेरिका के ईरान को जो अल्टीमेटम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में शंग्री-ला डायलॉग में ईरान को यह धमकी मिलती हुई नजर आई है और यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समझौते पर अभी भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है और यह डील नहीं हुई तो ये हमले साफ तौर पर नजर आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत ऐसे तथ्य हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी पर ये सब चीजें जो निकलकर सामने आ रही है इसमें अमेरिका का अपना टेक है, इसके अलावा और जो ईरान है उसका अपना टेक है। मालिके हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मालिके का ही रुख करते हैं। मालिके, साफ तौर पर देखें तो अभी भी जो बातचीत है वो उस तरह से हो नहीं पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर आता है। ऐसे में ईरान के अपने तथ्य हैं, अमेरिका अपनी तरफ से जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है भविष्य क्या होने वाला है? क्या अभी युद्ध और बढ़ता हुआ नजर आएगा या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहेंगे आप मालिके? की जो स्थिति है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि जो दोनों ही पक्ष हैं वो हीट महसूस कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखते हुए झुककर समझौता करते हुए दिखाई नहीं देना चाहते हैं। और ये जो पूरी खींचतान है ये इसी की है। हमने कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, उसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान देखा। इस वक्त ऐसा लगता है कि जो पेच फंसा हुआ है वो उस न्यूक्लियर डस्ट को लेकर है जो B-2 बॉम्बर्स के कार्रवाई के बाद
ईरान के परमाणु रिएक्टर में जो माना जा रहा है कि एनरिच यूरेनियम उसके दबा हो सकता है, और इस बात को लेकर है कि क्या होर्मुज में कोई टोल लगाने दिया जाए ईरान को या नहीं। इन दोनों परिस्थितियों पर दोनों के बीच खींचतान जारी है और बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए ही ये सारा नेगोशिएशन लंबा खिंच रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और शायद भले ही पीट हेग्सेथ ने ये कहा हो कि हम युद्ध में वापस जा सकते हैं, लेकिन युद्ध की तरफ जाने के बजाय इस खींचतान के बाद ऐसा लगता है कि किसी समझौते तक दोनों पक्ष पहुंच जाएंगे। ऐसे में हॉर्मुज के पास जो सुरंग की बात निकलकर सामने आई थी मालिक, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं दर्शकों को कि वहां पर जो मौजूदा स्थिति देखने को मिली थी तो अमेरिका उससे नाखुश नजर आया था। तो ऐसे में क्या अभी जो हॉर्मुज की स्थिति है और वैश्विक संकट जिस तरह से गहराया हुआ है वो अभी और गहराता हुआ नजर आ सकता है अगर ये बातचीत की टेबल पर यह समझौता नहीं हो पाया तो? राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हॉर्मुज में किसी भी तरह का टोल लगाए या उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करे, और इस तरह से उन्होंने एक बार इनडायरेक्ट धमकी ओमान को भी दी थी, पिछले दिनों हमने देखा था। लेकिन हम जानते हैं कि हॉर्मुज की जो पूरी नाकेबंदी है उससे अमेरिका पर भी एक दबाव पड़ रहा है कि वो इस मसले का कोई हल निकाले। लेकिन इसी के साथ साथ ईरान भी इस हीट को महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की जो नाकेबंदी कर रखी है समंदर में, उसकी वजह से ईरान को भी बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत परेशानियां हैं। तो मुझे लगता है कि हॉर्मुज और जो अमेरिका की जवाबी नाकेबंदी है ईरान की, इन दोनों को लेकर शायद दोनों पक्ष किसी तीसरे नतीजे तक पहुंचेंगे और किसी सेम ग्राउंड पे जाके कोई नतीजा निकल सकता है। ईरान की तरफ से अभी तक की क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि अमेरिका की अपनी शर्तें हैं, ईरान अपनी रख रहा है, लेकिन अमेरिका ज्यादा हावी तरीके से अपनी शर्तों को रखता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है अगर ये नहीं होगा तो युद्ध होगा। ऐसे में ईरान के पास फिर क्या विकल्प बचता है? देखिए, ईरान इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो, चूंकि अब तक उसने सैन्य लड़ाई में इस तरह से खुद को प्रोजेक्ट किया है कि उसने इस मामले को, सैन्य जो टकराव है उसको बराबरी पर वो ले आया था, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि अगर वो किसी तरह से वो झुकता है तो ये अल्टीमेटली उसके लिए अपनी जो IRGC और जो दूसरे वहाँ के प्रभावशाली संगठन हैं ईरानी सिस्टम के, उनको लगता है कि अगर हम झुकते हुए समझौता करते नजर आए तो ये हमारी लोकल कंस्टिट्यूएंसी और सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, और ये सब तमाम ऐसी बातें हैं जो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है, पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है कि आखिर जब तक ये बातचीत ना हो पाए, टेबल पर ना हो पाए, सकारात्मक असर इसका क्या देखने को मिलता है, ये आने वाले समय में तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और आपको बता दें कि तमाम जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि समझौते पर अभी कंफ्यूजन बना हुआ है और तमाम जो बातचीत का दौर है वो लगातार जारी है, और इसलिए भी जो शुरुआती ड्राफ्ट है उस पर सहमति बनी है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर लेते हुए नजर आएंगे। और ये इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप अपनी तरफ से जो दलीलें दे रहे हैं और उसके बाद फिर ईरान की अपनी शर्तें हैं। डील पर ट्रंप का हाई लेवल जो मीटिंग है, वो जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। बैठक के बाद भी सस्पेंस ट्रंप ने ये किया हुआ है कि ईरान डील की जो शर्तें हैं वो यहां पर गिनाई गई हैं। परमाणु बम नहीं बनाएगा ईरान, ये साफ तौर पर कहना है ट्रंप का। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल नहीं है, और साफ तौर पर हॉर्मुज को लेकर ही ये बात की गई थी, और इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से इस बात को रखा गया था। ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा है और विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान भी सामने आया है, और इसके अलावा अभी फाइनल समझौता नहीं हुआ है और अपने फैसला खुद करेगा ईरान, ये भी उनका कहना है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब इसमें क्या कुछ होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तो तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिएगा न्यूज पंच के साथ। पल पल की अपडेट देश और दुनिया की हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।